अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी ख्याल रख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जितना हो सकता है काइंडनेस, हमदर्दी और नरमी के साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल गुजर रहा हो, बहुत बुरा गुजर रहा हो, उसको अच्छा कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पे हमेशा इस चीज़ को याद रखें और हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से और नरमी के साथ पेश आएँ। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम कि क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। अगर आप लोग फैसलाबाद के शहरी हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कल दोपहर से बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है और मौसम जो है बहुत ही अच्छा है। इवन तो बारिश होने के फौरन बाद काफ़ी हबस हो गई थी, लेकिन जो ड्यूरेशन थी बारिश की उसमें हवा भी चल रही थी और क्योंकि बारिश पहले शुरू हुई हवा बाद में, तो मट्टी नहीं हो रही थी, जो कि फैसलाबादी जो है बहुत ही खुश हो गए थे। बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत लाजमी तौर पर जो है वो एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अगर हम बात करें रोजाना की बुनियाद पर, जैसा कि आपको टैलेंट के हवाले से हम कहते हैं कि किसी भी किस्म का टैलेंट आपके अंदर मौजूद है तो उसको ज़ाया मत करें, बल्कि उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर सिंगिंग का या फिर इसके साथ साथ आर्ट किसी भी किस्म का मौजूद है, जिसमें एक्टिंग का आर्ट भी हो सकता है, स्केचिंग का आर्ट भी हो सकता है, या कोई भी आर्ट मौजूद है, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के जैसे हमें व्हाट्सएप करें, हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी सेलिब्रेशंस, खुशियों की आमद जब भी हो उसकी भी वीडियो बनाएं। बर्थडे केक कटिंग सेरेमनी की आप 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें, हम अपने स्टूडियो से उसे भी एयर करके आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करें। बहुत सारे लोग भी आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस को टीवी पे देखेंगे, इसलिए जनाब देर मत करें, 30 सेकंड की वीडियो बनाया व्हाट्सएप कर दें जल्द से जल्द हमें। और जैसा कि आपको पता है रोजाना की बुनियाद पर फातिमा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हमने जो है वो शेयर करनी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस खास तौर पर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि इंटरनेशनल किसी ना किसी काम के लिए जो है वो टूर करते हैं या विजिट करते रहते हैं, तो या फिर वहाँ पे जाके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, तो उनको कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिले ताकि वहाँ पे जाके वो गाड़ी जो है वो चला सकें। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब जो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनली बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पर्सनली मैं ये बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि करिकुलम के अंदर भी यानी कि हर स्कूल के अंदर हर बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाएगी रोड सेफ्टी के हवाले से, किस तरह से अपने रोड पे सेफ रहना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और दूसरे लोगों को भी सेफ रखना है। तो जी लाजमी तौर पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। FCCI में भी हनान ये अनाउंसमेंट की गई है और FCCI की हेल्प मतलब उनके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा और दोनों मिलके जो हैं इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलेंगे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आगे चलते हुए होप करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि और भी चीज़ें बेहतरी की तरफ आए। इसके अलावा भी आपको पता है हमने और भी हमारी कोशिश होती है कि जो भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, ऐसी खबरें जो कि हमारा मूड जो है अच्छा कर देंगी, सुबह सुबह आपको तरोताज़ा कर देंगी, लाजमी तौर पे हम उनको ऐड करें शो के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक शख्स हैं इंडिया के अंदर, हैदराबाद इंडिया में, जिन्होंने पिछले 30 साल अपनी ज़िंदगी के। वैसे भी मेरा ये मानना है कि हमारे कुरान के अंदर एक ऐसा जो है एक कशिश है जो कि हर इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। तो चलते हैं आगे जनाब, चाय का आगाज़ करते हैं आज बनाने का, क्योंकि सुबह का आगाज़ जो है वो अगर चाय से होता है तो सुबह सुहानी भी महसूस होती है और आपके दिन भर की थकान जो है वो भी जो है वो दूर हो जाती है। तो दूध जो है जनाब आज हमने पोर कर दिया हुआ है, इसमें पत्ती डालेंगे, लेकिन आज चाय जो है वो बनाई जाएगी डीएटी वालों की तरफ से। डीएटी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक दुनिया के बेहतरीन बागात से चुन के लाई जाती हैं वो पत्तियां, जिससे आपकी चाय जो है वो खास नहीं बल्कि बहुत खास जो है वो बनाई जाए और इसी वजह से इसका टेस्ट हो, टेक्सचर हो या फिर अरोमा हो, सभी सब बेहतरीन है। दो तरह की पैकिंग्स हैं इसमें, येलो कलर की पैकिंग है जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय और रेड कलर की पैकिंग जो है उसमें दाने वाली चाय जो है वो तैयार की जाती है। तो आज हम दाने वाली चाय का इंतखाब करेंगे क्योंकि दाने वाली चाय जो है वो ज़रा कड़क चाय होती है। तो कड़क चाय से आप अगर सुस्ती आपके ऊपर किसी भी किस्म की हो तो वो सुस्ती भी दूर हो जाती है और इसके साथ साथ आपकी चाय की लज्जत को दोबारा जो है वो भी कर दिया जाता है। और एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय के हवाले से मैं यहाँ पे गुफ्तगू करता चलूँ। एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय बनाने वालों का ये कहना है कि जो लोग नॉर्मल ज़रा चाय पीना पसंद करते हैं, कड़क ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहते, तो उनके लिए एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय जो है वो बना दी गई है। तो एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय के साथ आप हीरे की अंगूठी भी जीत सकते हैं, लेकिन किस तरह से जानते हैं फातिमा से? बिल्कुल हनान, अगर आप भी चाहते हैं कि इस ईद पर आप अपने प्यारों में से किसी को एक हीरे की अंगूठी दें तो आपने सिंपली जाना है जाकर
डियर टी की एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग खरीदनी है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको हीरे की अंगूठी बनी हुई भी नजर आ जाएगी। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए है। तो फैसलाबाद के जितने भी शहरी हैं उनके लिए हर हफ्ते ये कुरानदाजी की जा रही है और लाजमी तौर पर सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है, अपने नियर स्टोर पर जाएं और जाके डियर टी की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फातिमा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि या तो फैसलाबाद के शहरियों को या फिर पाकिस्तानियों को इफेक्ट करें, उनके बारे में लाजमी तौर पे हम अपने शो के अंदर डिस्कस करें। इसीलिए आज हम लोगों ने गेस्ट इनवाइट किए हैं, बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस के हवाले से। सिर्फ गोल्ड प्राइसेस ऑफ कोर्स नहीं होंगी। आपको पता है कि कहा जाता है कि आज की दुनिया में, स्पेशली जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो कहा जा रहा था कि गोल्ड इज द न्यू करेंसी और लाजमी तौर पे गोल्ड की प्राइसेस हमने कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हुए देखी है। इवन टैक्सेस तक उन पर इम्पोज किए जा रहे हैं। लेकिन इसी वजह से तो हम लोग हमारे गेस्ट को बुलाते हैं ताकि इन इश्यूज के ऊपर डिस्कस कर सकें, मंजर आम पर इन इश्यूज को लेकर आ सकें। तो जी हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। उसी के साथ राना मोहम्मद अली जो कि सदर हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के, वो भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं। गोल्ड आपको पता है हर कोई चाहता है कि जितना हो सके हमारे पास सोना हो लाजमी तौर पे, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस कभी ऊपर तो कभी नीचे जाने लग जाती हैं और स्पेशली आम आदमी की पहुंच से गोल्ड बाहर ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं राना साहब आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो टैक्सेस का कुछ इशू चल रहा है। ऑलरेडी प्राइसेस इतनी ज्यादा है, उसके ऊपर से टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो कस्टमर्स के लिए भी मसला होगा और जो स्पेशली बिजनेस के अंदर हैं, जो बेच रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो मैं चाहूंगी अगर आप डिटेल से बता सकेंगे ये जो टैक्सेस हैं इसका क्या इशू है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी सिटी 41 का, आज यहाँ सुबह मॉर्निंग शो में मुझे बुलाया है। तो प्राइस जो सोने की है ये तो काफ़ी बढ़ गई है, जो कि आम बंदे के, आम आदमी की पहुंच से तो बाहर पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया है। पहले तो लोग अपनी बेटियों की शादी करते थे, कम से कम 2-4 तोले जो मिडिल मैन था वो भी बना लेता था। तो अब तो वो उसकी रेंज से भी बाहर हो गया है। अब तो बस बड़ी मुश्किल तोले 1.5 तोले का सारा सेट बन रहा है। तो पहले तो एक वक्त ज़माना था जब 100 तोला सोना भी चलता था। वो सारे कस्टमर, अब जो रिच लोग थे वो भी नीचे आ गए हैं, उनकी भी पहुंच से दूर हो गए हैं। और दूसरा हमारा जो इस वक्त इशू चल रहा है सेल टैक्स का, तो उसमें देख रहे हैं कि कारोबार तो पहले ही हमारे तबाह हो गए हैं रेट की वजह से। जब ये टैक्स आ जाएगा तो फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा सारा मामला। तो इसलिए इसमें अब गवर्नमेंट कह रही है जी 17% सेल टैक्स दें। तो जब हमारे पास हमारा जो सोर्स है गोल्ड का, वो ना तो हमें कोई बैंक दे रहा है, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ऐसा कोई सोर्स है जिससे इनपुट हो हम उसे आउटपुट दें। तो इससे हमारे जो लोग जिनके के पास सोना है वो वही अपना सोना लेके हमारे पास आते हैं, ले जी हमारे पास 10 तोले सोना है, 5 तोले सोना है, 3 तोले है। जिनके पास जितना भी उनके अबाव जहाज ने सोना दिया हुआ है वो उसे रिसाइकलिंग करवा लेते हैं, उसे नया दोबारा बनवा लेते हैं डिज़ाइन। तो उस वजह से हमारी तो सब मेकिंग होनी है, पॉलिश के चार्जेस होने हैं, उसमें वैल्यू एडेड स्टोन हो जाएंगे, उनके हमारे चार्जेस होंगे। तो हमारे तो बहुत माइनर से चार्जेस होते हैं। वो मेरा ख्याल अगर आप 1 तोला सोना बना लेंगे तो उसमें 2-4 हज़ार मजदूरी हो जाएगी और उसमें पॉलिश वगैरह डालेंगे चले कुछ 10,000 का खर्चा हो जाएगा। तो अगर सब पे अगर उस पर 1,10,000 सोने का अगर रेट है, 1,08,000 रेट है, उस पर 10,000 और खर्चा हो जाएगा, 20,000, 1,20,000 का। कस्टमर का सोना तो अपना है, वो कैसे पे करेगा 17%, जो कि बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो लोग आपको मशवरे दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत मशवरे हैं। ये बिल्कुल उस पर अगर आपने कुछ लेना भी सेल टैक्स, मुझे पता है कि इस वक्त हालात मुल्क के FATF यूरोप ने हमारे पास बड़ी लगाई हैं रिस्ट्रिक्शन, तो उस हवाले से ठीक है हमारा कंट्री बिल्कुल इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल में है। तो हम गवर्नमेंट से कंप्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी, तो क्योंकि टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा। मगर ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स दे ही नहीं रहे, उन लोगों को भी तो नेटवर्क में लाया जाए ना। अच्छा ये भी बताइएगा मोहम्मद अली साहब कि
अक्सर औकात ये किया जाता है कि कोई चोरी का सोना अगर कोई लाता है वो ज्वेलर्स को सेल कर देता है और फिर पुलिस छापा अगर वहां पे मारे, क्योंकि जब चोर को पकड़ लिया जाता है वो बताता है कि फलां ज्वेलर को जाके हमने सेल किया था, फिर उस ज्वेलर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। आप इस पे क्या कहेंगे, चोरी के सोने पे ज्वेलर पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए जी, ज्वेलर बिल्कुल ऑनेस्ट है। ज्वेलर कोई डकैतों और चोरों से बिल्कुल नहीं मिलना होता। सारे जो कारोबारी लोग हैं वो तो सुबह अपने कारोबार पे आते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई, आजकल डकैतों ने भी बिल्कुल हुलिये चेंज कर लिए हैं, वो भी गाड़ी में आते हैं, बड़े बड़े अच्छी बेगमा के साथ रूप धार के बरूपिये बने होते हैं। तो अगर वो एक दुकान से पता करते हैं, दूसरी दुकान से पता, 3-4 जगहों से रेट लगवा के पूरा उसका रेट लेके जाते हैं, तो उसमें हमारे तो मुताबिक वो तो रियल बंदे हैं, मगर जब पकड़े जाते हैं फिर पता लगता है ये तो डाकू था। उसमें हमारी नीयत पे तो शक नहीं है ना, हमने तो बिल्कुल पूरे पैसे दिए। अगर 1 लाख की चीज हमने 80,000 में ली है तो एक चीज बताइएगा राना साहब, यहाँ पे क्या कोई इस तरह की पॉलिसी है कि अगर कोई आपके पास कोई चीज बेचने आते हैं तो या प्राइस चेक करवाने आते हैं, कोई स्लिप के बारे में पूछा जाता है कहाँ से खरीदा गया है ये बिल्कुल सोना पूछा या कोई जाता भी है। हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास रसीद नहीं है, तो हम उनका शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उनका टेलीफोन नंबर लेते हैं, उसका सारा रेट लिखा जाता है, लो जी इतने की चीज़ है, इतने में हमने ली है, और ये अगर उसके साथ को बंदा, उसके साथ भी उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं और उसका मोबाइल नंबर भी लेते हैं। इफ आई एम करेक्ट, तो जब भी आप कोई सोने की चीज खरीदते हैं तो उसकी जितनी भी, जिस तरह से 1 तोला है, 2 तोला है, जितना भी उसके अंदर सोना जो है इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर एक कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, साथ ही प्राइस भी लिखी जाती है कि इस दिन खरीदा गया है और इस रेट के ऊपर खरीदा गया है। क्या वो भी मांगा जाता है? बिल्कुल रसीद मांगी जाती है, मगर वो फेक रसीद बना के ले आते हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन फेक रसीद को पकड़ने का कोई तो तरीका मौजूद नहीं, कोई होगा। तरीका नहीं है जी। उसमें अगर मेरी दुकान की कोई फेक रसीद, एक रसीद मुझसे ले जाता है, उसका वो बिल बुक ही पूरी बना ले, उसे प्रिंट ही करानी है ना। लेकिन एसोसिएशंस बनाने का मकसद तो ये होता है ना कि इन चीजों का कोई ना कोई हल निकाला जाए। आपकी तरफ से कोई हल नहीं निकाला गया एसोसिएशन की तरफ से? इसमें हल तो ये निकलना चाहिए जी, हमारी नीयत पे जो शक करता है, पहले जो 411 आती है ना, वो हमारी नीयत पे देखी जाती है कि अगर इसने 1 लाख की चीज़ है, इसने 10,000 की ले ली है, फिर तो हम बिल्कुल चोरी डकैत के साथ हैं। अगर हम 1 लाख की चीज़ 80,000 में ले रहे हैं तो फिर हमारी नीयत तो साफ, हम तो पूरे पैसे दे के जा रहे हैं। तो फिर दोबारा जब पुलिस हमारी डाकू ले जाती है हमारी दुकान पे, लो जी आपने इससे 2 तोले सोना लिया है, अगर हमने 80,000, 1,80,000 का सोना हमने ले लिया है, तो उसका मतलब 1,80,000 डाकू ले गया और 1,80,000 हमने ज्वेलर में पे कर दिया। तो डकैती तो फिर ज्वेलर की होगी ना जनाब। तो ये हमारे साथ जाती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है आईजी पंजाब साहब और वजीर आला पंजाब से भी कि मेरा ख्याल है कि इस पे ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल फोकस करना ज्वेलरों को, चाहिए। हाँ जी, ज्वेलरों को इस तरह ना मारा जाए। पहले ज्वेलर टैक्सों से मरे हैं, फिर अब रेट ज्यादा हो गया है, ऊपर से ऐसी वारदात तो हमारे लास्ट अभी 2-4 दिन पहले हमारे रेल बाजार से एक ज्वेलर को उठा लिया उन्होंने रात, वो घर जा रहा, दुकान बंद कर उसके मुंह पर कपड़ा डाला, उठा के साहिवाल ले गए हैं। बहुत ज्यादती है, वहां जाकर उनसे पैसे भी ले लिए। अब्दुर्रहमान बताइएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है इनकी। थैंक यू हनान। देखिए, ये अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हुआ है उसमें नई लिस्ट पंजाब हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को थमा दी गई है। उसमें उनकी जानब से जो रिजर्वेशन दी गई हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, इस तरह से 2-3 मुख्तलिफ शोबा जहाँ था जिनके रिकॉर्ड नहीं है, जो गवर्नमेंट के पास ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है, या जिनका पैसा जो है वो दहशत गर्दों की मुआवनत के लिए जाता है, तो इनको रजिस्टर्ड करने के हवाले से, टैक्स पेयर बनाने के हवाले से, और तमाम जितने भी डीलर्स हैं, जितने भी यहाँ पर ज्वेलर्स हैं, उनको इनलिस्ट करने के अहकाम दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने FBRB एक्टिव हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें बिलाशुबा FATF की जो यहाँ पर शदीद दबाव के पेश नज़र की जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल आए, वाइट में चला जाए, कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, क्योंकि पहली शराइत पूरी कर ली थी, अब ये नई शराइत आई है। तो इसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जो रिजर्वेशन हमेशा से रही है कि इनकी जानब से टैक्स नहीं लिया जाता ना, मतलब जितने भी गोल्ड की टर्नओवर हो जाती है उसमें जो रसीदें हैं वो पक्की नहीं बनाई जाती, जिस तरह से होटल्स वालों को कहा जाता है। क्योंकि ये जो अगर कोई गाहक गोल्ड लेके आता है तो वो तो बात समझ पे आती है, लेकिन अगर इनके पास कोई अपना गोल्ड मौजूद है और उसकी जो ट्रेड हो रही है तो उसमें कोई भी क्रेडिट कार्ड उधर यूज़ नहीं होती, मशीन वगैरह, तो ये इनकी रसीदों पर ही होता है ना। अब्दुर्रहमान, इफ आई एम करेक्ट, अगर सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज़ की जाए कि कोई भी स्लिप अगर तैयार की जा रही है किसी भी दुकान की तरफ से, और ये मैंडेटरी कर दिया जाए या लाजमी कर दिया जाए कि उस पर स्टैंप लगाना ज़रूरी है, तो क्या काम आसान नहीं हो जाएगा?
देखिए फातिमा, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 30 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए हुए हैं, बाकी 22 करोड़ आवाम जो हो चुकी है उनके असासे 21 करोड़ और 70 लाख के डिक्लेयर नहीं है। अब मसला ये आता है कि फैमिलीज़ के पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 100 साल पुराना, नस्लों से चला आ रहा है, और उनके पास कोई रसीदें नहीं होती, वो उसी को नई आने वाली बहू को ऐसे ही थमा दिया जाता और वो थोड़ा बहुत पॉलिश करवा लिया या मेंट करवा ली, वो तो कोई भी दुकानदार उसे रसीद नहीं देगा। मैं चाहूंगी अगर अब्दुर्रहमान FATF के जो रिसेंटली लॉज अगर उनकी तरफ से या कंडीशंस उनकी तरफ से जो सेंड की गई हैं, अगर आप आसान लफ्जों में हमारी ऑडियंस के लिए वो क्लैरिफाई कर दें ताकि उनको भी समझ आए कि गवर्नमेंट की तरफ से ये क्यों अब आकर क्यों ये इम्पोज किए जा रही हैं चीज़ें। ये हमेशा से सख्ती बरती जा रही थी, काफ़ी शोबाजात थे जिसमें बैंक भी इन्वॉल्व थे कि जो यहाँ पर कैश लिया जाता था और बैंक में शो नहीं किया जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग के बिहाफ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती थी, दहशतगर्दों को भी पैसे बचवाए जाते रहे। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम थे जिन पर बैंकों में भी सख्ती हुई, बायोमेट्रिक भी आप देखेंगे लाजमी करार दी गई, बैंकों के साथ नादरा ने डाटा भी शेयर किया। इवन कभी आप जैज़ कैश बनाएं या इजी पैसा ऐप बनाएं तो उसमें भी आपको अपना ID कार्ड बताना पड़ता है, वालिदा का नाम, पूरी सख्ती कर दी गई है। हमने कुछ माह में ये ऑब्जर्व किया होगा। बैंक अकाउंट्स बड़ी मुश्किल से बनता है, पूछा जाता है आपके पैसे कहाँ से आए हैं, इवन अगर थोड़े बहुत पैसे भी बाहर से भी जो भी इनकम सोर्स है वो आपको बताना पड़ता है। तो इसी तरह से अब कुछ शोबाजात रह गए थे जिसमें प्रॉपर्टी का एक शोबा आपने देखा होगा, कॉलोनीज बन रही हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे नहीं जा रहे होते ना, वो पैसे बत्ते की सूरत में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्सेशन नहीं मिल रही। फिर जो हमारे ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम रहा है कि यहाँ पर जो दहशतगर्दों को सपोर्ट मिलती है माली, उस हवाले से भी ये 2-3 अब शोबा जाता है जिन पर सख्ती की जा रही है, जिसमें एक प्रॉपर्टी का शोबा है, जिसमें ज्वेलर्स का शोबा है कि जिनकी कम रजिस्ट्रेशन है या जिनके बारे में इतना ज़्यादा सरकार को आइडिया नहीं है कि कितना टर्नओवर रहता है। लेकिन ये टैक्सेशन का मामला तो तब हल होगा ना जब अंडर टेबल मामला कम होंगे। अंडर टेबल मामला की वजह से भी तो टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। जब किसी अफसर को या फिर छोटे मोटे वहां पे बंदे को आप वही काम जो कि 10 लाख देने के बजाय 50,000 दे के करवा लेते हैं, तो फिर किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? नाम ये तो शबर जैदी जो चेयरमैन FBR भी रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर 6,000 मुलाजमीन FBR के तो उसमें 5800 करप्ट है। अब 200 ईमानदार बंदा पूरे पाकिस्तान से कितना टैक्स आकर इकट्ठा करके दे सकता है? तो ये वाकई नहीं एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर टैक्सेशन करने वाले, एक तो उनके पास अफराधी कुव्वत बड़ी कम होती है, दूसरे उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस वजह से मामला ये बनता है कि उनके जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको वो निचोड़े चले जा रहे होते हैं, उससे टैक्स भी ज़्यादा हर साल ले रहे होते हैं, करप्शन भी उन्हीं से करनी है, जो नहीं दे रहा वो बड़ा महफूज है पाकिस्तान में। ये एक बड़ा मसला है। वो जो 21 करोड़ 70 लाख टैक्स नहीं दे रहे वो बड़े सेफ बैठे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, जितनी मर्जी बैंक ट्रांजेक्शन हो, जहाँ मर्जी खर्चे। वो अभी तो असम्बली में बता रहे थे कि 1 करोड़ 30 लाख वो लोग हैं जिनके बिजली के बिल्स लाखों रुपए में आते हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। राना साहब, जो अब्दुर्रहमान ने भी चीज़ें मेंशन की हैं, स्पेशली अगर इस लिहाज से देखें कि अगर पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि लाजमी तौर पे अगर आप ग्रे लिस्ट में हो तो बहुत सारे ममालिक ऐसे यूरोपियन कंट्रीज के साथ आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू है। एंड इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है कि हम उस लिस्ट से बाहर आ जाएं ताकि हम और कंपनीज भी यूरोपियन अगर पाकिस्तान आना चाहती हैं, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहती हैं, तो वो कर सकें। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आपको नहीं लगता कि ये जरूरी है? एक तरह से ये भी चीजें ऑब्वियसली ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्वेलर्स को मसला ना हो, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है ताकि और बिजनेस पाकिस्तान में आए? देखिए जी, हम तो पहले ऑलरेडी जितने भी ज्वेलर ना फैसलाबाद में या और दूसरे बड़े शहरों में वो पहले रजिस्टर हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। तो बाकी शर्त FATF की जो है हम पे मनी लॉन्ड्रिंग, हमको मनी लॉन्ड्रिंग वाले बंदे तो नहीं ना, हम तो बिजनेसमैन है, हम मनी लॉन्ड्रिंग हमारा दहशतगर्द उससे क्या तल्लक है? नहीं, लेकिन ये चीज हमने प्रूव करनी है, मतलब यही तो मसला है कि अगर हम कह रहे हैं तो वो मानने को तैयार नहीं है जब तक हमने सबूत नहीं देते। बिल्कुल हम सबूत देने के लिए तैयार है, सबूत देने के लिए तैयार हम यही है ना, हमारा इनकम टैक्स देख लें, हमारी प्रॉपर्टी देख लें, हमारा अब मतलब आप कह रहे हैं कि और बहुत सारे तरीके हैं, टैक्स लगाना जरूरी नहीं जी। तो मैं चाहता हूं कि अगर टैक्स भी लगाना है तो फिर आप ऐसे करें, कोई फिक्स टैक्स छोटा सा लगा लें जिसमें जैसे 0.3% ट्रांजैक्शन का आप टर्नओवर पे आ जाएं। आप अभी FBR को ये कहेंगे लो जी अब इन्हें 17% ले आए, इन्हें सेल टैक्स में ले लें, तो हर उसकी तो सेल टैक्स में मंथली उसकी जाएगी रिटर्न। तो ये इतने कितने ज्वेलर पड़े हुए हैं, बड़े मुश्किल 100 में से 10 ज्वेलर उनके नई जनरेशन पड़ी होगी, बाकी तो वही बाबे बैठे हुए हैं पुराने जिन्हें बेचारों को अपना खाता ज़बानी लिखना आता। तो अच्छा ये बताइएगा राणा साहब
कितना गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है सालाना हमारे यहाँ, और सेल और परचेज का सिस्टम क्या है, कितना बिजनेस हो रहा है ओवरऑल, अगर एक वैल्यू निकाली जाए अंदाजे के तौर पे? देखिए जी, ये तो मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, मगर हम तो ना इंपोर्टर हैं। हमारे पास जो सोना आता है ना, वो हमारे कस्टमर ही हमें बेच के जाते हैं। हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। अगर इंपोर्ट करें तो उसका रिकॉर्ड तो हमारे पास होगा, उसकी स्लिप तो हमारे पास होगी, उसकी कस्टम की रसीद तो हमारे पास होगी, उसका जो टैक्स पे किया वो हमारे पास होगा। हमारे पास जो सोना आता है, जो पुराने लोग अपनी ज़रूरत के तहत अपने बच्चों की फीसों के लिए पैसे जमा कराने हैं, उनके पास जो उसकी अम्मी ने, जो उनके अब्बा जान ने जो उनके पैसे दिए हैं, वो सोना दिया, वो तो उन्हीं को। अच्छा, वैसे ये बताइएगा, कोविड के दिनों में हालात बहुत खराब थे, कितनी अवाम ने सोना बेच के अपने घरों का पेट पाला और जरूरियात पूरी की? इस हवाले से भी जरा। मेरा ख्याल है जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ, जो हमारा पुराना सोना बना था, जो पुराने मॉडल थे ना 1965 के, 1970 के, अब वो मार्केट में भी नहीं आ रहे। अब जो सोना उनके पास, लोगों के पास पुराना सोना था, वो सब लोगों ने बेच लिया है, फीसों की मद में, बिजली के बिलों की मद में और अखराजात की, किराए की मद में, सब लोगों का सोना घरों से निकल चुका है। अब वही सोना किसी के पास 2 तोले है, किसी के पास 15। अगर बाइंग पावर के हवाले से बात करें तो बाइंग पावर किस तरह की रही है, कितना सोना जो है वो खरीदा गया? मैं लाजमी तौर पे इस बात पे भी डिस्कशन करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद साहब, कोई ऐसा बंदा भी आपके पास आया कोविड के दिनों में जो दुखी कहानी सुनाता, रो पड़ा हो और कहा हो कि घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप ये ज्वेलरी रखें और हमें कुछ पैसे दें ताकि हम घर में जाके अपना सिस्टम जो है वो चला सकें, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बड़े बेजार थे? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारे पास अभी 1-2 कस्टमर है जिनके जो यूनिवर्सिटी के फीसें थी ना, उनका बच्चे जो पढ़ रहे थे वो कह रहे हैं हमें फीसें जमा कराओ, तो उनके पास एक चूड़ी घर से वो लेके आए बीबी कि बेटा ये हमने अपने बच्चों की फ़ीस है, मेरी बेटी की फ़ीस है, यूनिवर्सिटी में जमा करानी, मेरा ख्याल 1 लाख तो कुछ उसकी फ़ीस थी। तो बड़ी मुश्किल से एक चूड़ी है, वो बड़ी मुश्किल से 7 चूड़ियाँ मेरी थी, 7 मैंने एक एक करके बेच लिया। अब ये एक आखिरी चूड़ी है, वो बेचारी रो भी रही थी कि आप मुझे पैसे इसके पूरे दे दें। तो यकीन करें, हमने उसके पैसे भी पूरे दिए, बल्कि उसे जो उसकी हेल्प हो सकती थी वो भी हमने की है। यानी रो पड़ी वो वहां पे कि बच्चों के फिजिकली रो पड़ी पढ़ाने के लिए? हमारे पास तो अब मेरा मियाँ तो फौत हो गया, बेवा औरत थी वो, तो कह रही मैंने अपने बच्चियों को पढ़ाना है, उनके पास तो पैसे नहीं है, बिजली का बिल भी आया हुआ, घर उनका अपना था, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। यानी वो सोना जो उसके अबाव अजदाद ने पता नहीं कितनी नस्लों से वो चला आ रहा था, उनके पास मौजूद था, एक आखिरी उम्मीद के तौर पे, उम्मीद की किरण के तौर पे उन्होंने वो आपको थमाया और चंद पैसे उसके इवज लेके अपने बच्चियों के फीसें जो है वो जमा करवाई। तो हमारे मुल्क का ये सिस्टम है कि यहाँ पे खाना खाने के लिए 2 वक्त का आपको चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अपना विरासती जो सोना मिलता है आपको अपने माँ बाप से, वो बेचना पड़ता है। उसकी आंखों में दर्द तो होगा। बिल्कुल जी, दर्द क्या, वो तो फिजिकली रो रही थी। तो मैं बड़ा, मेरे भी दिल में एहसास हुआ कि चले भाई ये हमारी बहन है, इसकी बच्ची हैं, चलो जो भी हो सकता है हमने उसके साथ किया। मगर अफसोस ये है कि ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटियों को भी चाहिए, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, उन बच्चों की फ़ीस तो कम से कम एग्जाम्पशन होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुर्रहमान। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे यहाँ कि ये दौर आ चुका है महंगाई का कि पढ़ने के लिए भी आपको अपने घरों का सामान जो है वो बेचना पड़ता है, खाना खाने के लिए 2 वक्त का आपको घरों का सामान जो है वो बेचना पड़ता है। और एक सर्वे भी आया था उन दिनों के अंदर, कोविड के दिनों, गैलप सर्वे था, जिसमें ये कहा गया था 23 लाख लोगों ने अपने घरों का सामान बेच के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे माशरे का। इतनी महंगाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हनान, 2 राय है। पहली राय तो ये है कि कोविड की जब पहली लहर आई है उसमें सब कुछ बंद हो गया, तो उसमें बेरोज़गारी भी बहुत हुई, क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में, फैसलाबाद में अगर हम देखें तो डेली वेजेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जिनकी परमानेंट जॉब नहीं है। अब जिनकी सरकारी जॉब है या प्राइवेट परमानेंट जॉब है, उन्हें तो इतनी फिक्र नहीं हुई कि अगर फैक्ट्री बंद भी हो गई है तो चलिए 1 आध माह, 2-3 माह मुश्किल से निकाल लिए, फिर जॉब लग जाएगी। लेकिन जो डेली वेजेस हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। एक दिन भी काम बंद हो गया तो उनका जो सारा मसला ऊपर आ जाता है। फिर बिजली के रेट्स बढ़े हैं,
खाने पीने की अशिया के रेट्स बढ़े हैं, तो उनकी वजह से भी गरीबों को बड़ा मसला है। ये तो वो लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़ायद जो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, या जो बिल्कुल नीचे, या जिनको हम कहते हैं कि हमारी जो मतलब मुस्तक क्लास है या गरीब क्लास है, रोज़गार नहीं होते, बड़ी मुश्किल में होते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो वो क्लास जिनके पास ये कोविड के दिनों में कारोबार चलने से पैसा भी बहुत आया है, तो ये जो तफरीक है ये पिछले 2-3 साल में एक्सपोर्टर्स की तो चांदी होगी। एग्जैक्टली जो हमारी मिडिल क्लास है वो लोअर में बदल गई, अपर मिडिल क्लास में चली गई। जो मिडिल क्लास है वो खासी कम हुई है, सुकड़ गई है। जिनके रोज़मर्रा के अखराजात थे, बिजली के बिल्स नहीं पूरे हो रहे, जिनके अब चीनी नहीं पूरी हो रही, घर के आटा नहीं पूरा हो रहा, इतना ज़्यादा महंगा हुआ। दूसरी जानब एक्सपोर्टर्स हैं, जो कारोबार है, ये देखिए, मैं गोल्ड की अगर बात करूँ तो ये कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा जो रेट है कोविड ये गोल्ड का ऊपर गया। देखिए, इसमें डिमांड एंड सप्लाई की बात, अगर लोग बेच भी रहे हैं तो इसका रेट नीचे जाना चाहिए था। इसका मतलब है जिसका कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रही थी उसने गोल्ड पे इन्वेस्ट की, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट ऊपर चला गया और कम से कम 30-40 हज़ार का फर्क पड़ा है। और इंटरनेशनली भी अगर बात करें तो ऑब्वियसली जब पेंडेमिक आया है तो एक तरह से गोल्ड बिकेम द न्यू करेंसी। मतलब यही मैंने शुरू में भी बात मेंशन की थी कि लोग गोल्ड की तरफ आना शुरू हो गए थे पेपर करेंसी को छोड़ के, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर ये पेंडेमिक वर्स्ट केस सिनेरियो में जाता है तो गोल्ड यानी कि मटेरियल चीजें जो है आप उन्हीं को इस्तेमाल कर सकेंगे, अगर जो पैसा है, करेंसी जो है, वो प्रॉबेबली नहीं चल पाएगी, जिसकी वजह से आई थिंक प्राइसेस में अचानक से एक इंक्रीज आया था इंटरनेशनली चीज़ों की वजह से। अगर खरीदारी के हवाले से बात करें, गोल्ड की खरीदारी की, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई इंसेंटिव्स इस तरह के हैं कि अगर कोई खरीदना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि गोल्ड एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी है, प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली ज़्यादातर हमें यही नजर आता है कि ज़्यादा हो रही होती है, कम बहुत कम होते हैं कि अगर आपको कुछ वक्त के लिए कम होती हुई नजर आता है। तो क्या कोई इस तरह के इंसेंटिव्स हैं कि लोगों की मदद की जा सके, अगर कोई करना चाहता है इन्वेस्ट तो उनके लिए चीज़ों को आसान किया जाए? देखिए फातिमा, पहली तो बात ये चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदा था इन दिनों में, जिसकी वजह से इसकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी। जो लोकल मार्केट्स थी वहाँ भी ये थ्रेट पैदा हुए और ये इसकी एक्सपोर्ट पर भी पाबंदियाँ लगी। तो लोकली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये गोल्ड का कारोबार बड़ी ज़िम्मेदारी का कारोबार है, फिर इसमें हर बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब जो लोग, रान साहब ये कई दहाइयों से वाबस्ता है, देखते अंदाज़ा लगा लेते हैं कितना असली है कितना नकली है। अब जो नया बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको तो नकली सोना थमा दिया जाएगा, ये बड़ा मसला है। इसमें हर बंदा नहीं कर सकता, ये इसमें स्किल्ड जो है वो बड़ी जो अहमियत की हामिल होती है। और ये इसमें फिर इतने गवर्नमेंट के चेक एंड बैलेंस हो गए हैं कि अब नया बंदा खौफजदा भी होगा कि वो सबसे पहले उसे बताना होगा कि ये पैसा कहाँ से आया। गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल वालों को रिलीफ देती है, उनसे नहीं पूछती। अभी प्रॉपर्टी वालों को भी रिलीफ दी है कि ये पैसा कहाँ से आया, नहीं पूछा। लेकिन गोल्ड में अभी सबसे ज़्यादा सख्ती आई हुई है, पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से आया। ये ऐसा सवाल होता है जिसकी सरमायाकार जो भागते हैं इस सवाल से ना, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसी सवाल में सारे सियासतदान अंदर दिए हुए हैं, सारे ब्यूरोक्रेट जो बात नहीं मानता वो जेल में पड़ा हुआ है। बिहाइंड दी एसेट जो ऐसा इन्होंने कानून बनाया हुआ है कि जिसमें पूरा पाकिस्तान जेल में डाला अगर एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो क्या पाकिस्तान को अगर फॉर एग्जांपल लोन्स दिए जाते हैं और ज्वेलर्स को और लोगों को जो ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो चीज़ें आसान नहीं होंगी? क्या हम इंटरनेशनली ऑब्वियसली एक दफ़ा चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाती हैं, FATF की लिस्ट से हम बाहर आ जाते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि यूरोपियन ममालिक हो गए या डिफरेंट ममालिक हुए जहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो पाकिस्तान भी उस अरीना में एंटर हो सकेगा? फातिमा, देखिए, अगर हम वाइट लिस्ट में आ जाते हैं और जो चंद साल पहले तक हम वाइट लिस्ट में थे तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। हमारा जो समझ लें कि जो छोटा एक्सपोर्टर है, मिडल मैन है, वो भी अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे बैठ के रूस को या सेंट्रल एशियन ममालिक को या सऊदी अरब वहाँ पे आम आवाम को भिजवा रहा था। अगर किसी को काटन चाहिए या कोई खाने की चीज़ चाहिए तो वो भिजवा रहा था और वो सारा कुछ कैश में हो रहा था। फिर जब बैंकों की सख्ती आई तो वो मिडिल मैन हमारा वाक़ईतन बड़ा मुतासर हुआ। और अगर हम दोबारा वाइट लिस्ट में जाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आम जो मार्केट है वो भी खासी बेहतर होगी। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुर्रहमान कि जब भी महंगाई बढ़ती है सारा का सारा पुलंदा IMF पे डाल दिया जाता है, अब आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल होगी या महंगाई कुछ कम होगी? फनान, देखिए, IMF बेसिकली सबसे कम जो इंटरेस्ट है उस पर लोन देता है। अब दूसरे बैंक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रहे होते हैं, ये बहुत कम पे देता है, लेकिन साथ में ये स्ट्रक्चर प्लान देता पूरा कि आपने पैसे कहाँ से पे करने हैं। अब हमारा मुल्क अगर यहाँ 4,800 अरब रुपया 1,000 अरब रुपया इकट्ठा किया है, तो अब ये आगे जो IMF से लोन लेगा और उनको वापस करेगा
तो उसके लिए 5,800 अरब का जो टारगेट है दिया है, लेकिन वो बताएंगे कि ये आपने इकट्ठे कहाँ से करने हैं। अब बिजली में हम जो सब्सिडी दे रहे हैं 20 रुपये यूनिट लेके गवर्नमेंट जो आम आवाम को 10 रुपये का दे रही है, पहले 300 यूनिट चलाने वालों को या पहले 100 चलाने वालों को 7 रुपये का या उससे भी सस्ता मिल रहा है, तो अब वो कहेंगे कि सब्सिडी ये भी खत्म कर दे। तो ये फिर ऐसे नहीं ये होता करनी कि पड़ती है। कर्जा दे के आपकी मुल्क की भागदौड़ को कोई और ही संभाल रहा होता है। भाई ये तो आप देखिए ना, आप अगर किसी को कर्ज देंगे तो ये भी तो सोचेंगे कि ये वापस कहाँ से करेगा। सबसे पहले तो वो ये देखेंगे ना कि ये वापस कहाँ से करेगा। अगर वापस करने जोगा होता तो ये लेगा ही क्यों। लेकिन मुआशी स्ट्रेटेजी तो फिर IMF तय कर रहा है पाकिस्तान की। वैसे ये इतनी बुरी बात नहीं है, ये IMF के पास जाना या उससे अपनी मईशत को सेट करवाना या उनकी मर्जी के अफसर बैठाना कोई इतनी बुरी बात नहीं होती। लेकिन मईशत सेट हो नहीं ना रही, मसला तो ये मसला तो ये टैक्स पेयर्स का मसला है ना, जो सिर्फ 30 लाख पड़ा हुआ पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ही निचोड़ रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मसला उस वेल्थ का है जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। वो जब तक वाइट नहीं होगी या वो जब तक बैलेंस नहीं होगी। अब अब्दुर्रहमान जिस तरह डाटा वो बनाते हैं कि बिजली की इतनी कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल की इतनी बढ़ा दें, तो वो बाकी डाटा भी तो पाकिस्तान का कलेक्ट करके कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ना कि इस बंदे का इतना महाना खर्च है, इसे टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। बिजली के बिल देखे जा सकते हैं, गैस के बिल देखे जा सकते हैं। वो असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि 1,30,00,000 ऐसे लोग हैं जो लाखों में बिजली के बिल पे करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। अब मसला ये है कि FBR या PRA या दूसरे डिपार्टमेंट चंद बंदे उनके पास होते हैं, वो नोटिस कर सकते होते हैं बस। फिर वो जितने उनके पास ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनके वही संभालना बड़ा मुश्किल होता है, नए बंदे ऐड करवाना। इसके लिए पूरा सेटअप चेंज करना पड़ना है FBR का। आम लोगों तक रसाई देनी पड़नी है कि जैसे मतलब मैं बैठा हूँ तो मैं अपने मोबाइल पे ही अपना टैक्स पे कर लूँ ना। जैसे मेरा ID कार्ड नंबर है, यही टैक्स जो NTN नंबर हो जाए और उसी पे जितना दूँ वो चुप करके ले लें। अब होता ये है कि मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने गया हूँ, मुझे 5-7 नोटिस आ जाते हैं कि आप बताएं पिछले 5 साल में ये अपने बैंक अकाउंट्स ले आए, वो ले जाते हैं। फिर ये ट्रांजैक्शन हुई, टर्नओवर हुए, मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगा। 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को दूंगा या वकील को दूंगा कि मुझे इस मसले से निकालें। यहाँ भी एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आई थिंक ये शो में पहले भी कई दफा डिस्कस हो चुकी है कि नादरा ने अभी रिसेंटली अपना जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया है ज्यादातर। इवन अगर हम बात करें पासपोर्ट्स के हवाले से या ID कार्ड के हवाले से, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं, जो अगर आप जाते भी हैं करवाने तो चीज़ें आपके लिए आसान की गई हैं। क्या यही चीज़ हम टैक्सेस में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान कर दिया है, लेकिन अगर उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? एक वेबसाइट अगर आप बनवाते हैं जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है, तो कितना आपका आई थिंक जो रनिंग ऑफिसेज हैं उससे तो कम ही पैसे लगेंगे, या फिर अगर आप हायर करते हैं एक नई टीम उससे कम पैसे ही लगेंगे उस चीज़ को करने में। तो क्या इस तरह का कोई प्लान नहीं किया जा सकता कि आप मोबाइल पे, फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह से होता है कि आप रजिस्टर्ड होते हो और अगर आप नौकरी कर रहे हैं आपका एक सेपरेट टैक्स है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपने एक डिफरेंट टैक्स पे करना है, तो क्या इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं की जा सकती? फातिमा देखिए, FBR में 70% बूढ़े बैठे हुए हैं। अब उनको तो वही रवायती तरीके आते हैं, तो मतलब खाते के जो मैनुअल तरीके से, अगर वो कंप्यूटर पे एक क्लर्क बैठा के कर भी लेंगे फिर भी इतने लोगों को ऑनलाइन तरीके से चलाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए दोबारा से सारी रीशफलिंग करनी पड़नी है, नए लोग हायर करने पड़ने हैं, IT के साथ मुआहदे करने पड़ने हैं, तो ये बड़ा लंबा काम हो गया। लेकिन फवाद चौधरी आई थिंक काफी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के इस चीज में बातों की हद तक थे, सिर्फ कोई भी वो ऐसा मैकेनिज्म नहीं ला सके साइंस में जिससे कोई भी बेहतरी आ सके। मासवाई उन्होंने जो एक मुफ्ती बेचारा हमें 30-40 साल से देख रहे थे उसको हटा दिया। उनका एक ही कारनामा था ये कि मुफ्ती को हटा के नया मुफ्ती लगाना ना, बाकी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आई। और मीडिया पे आके ये कर दिया वो कर दिया। देखिए क्या ऐसा उनकी वजारत में या 3 सालों में हो चुका है जो पहले नहीं हो रहा था। कितने के टैक्स पेयर जो 3 सालों में हमने बढ़ा दिए हैं, या कितने शोबे हैं जिनको ऑनलाइन किया है। एक मासवाए जो कोरोना वैक्सीन है, सिर्फ इसमें ऑनलाइन तरीके से बेहतर डिलीवर और इसके अलावा अगर IT के या ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बात करें तो चीजें काफी बेहतर हुई है। एग्जैक्टली इसको एग्जाम्पल बनाया जा सकता है कि इसको देखते हुए जिस तरह से इसमें मेरिट पे काम हुए हैं, इसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ, इस बेस पे नए तरीके से दोबारा से कुछ चीजें लॉन्च की जा सकती हैं। अच्छा, राणा साहब से पूछ लेते हैं कि राणा साहब सिक्योरिटी के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात ज्वेलर्स को हैं, आपका रेल बाज़ार हो, सत्याना रोड हो या फिर दीगर बाज़ारों के लोग हों, ज्वेलर्स वाले ये हमेशा कहते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात में पुलिस उनके साथ उस तरह से तावन नहीं करती और ना ही उतना जो है वो गश्त करती है जिससे मामलात को बेहतर किया जा सके। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में
इस पे मजीद गुफ्तगू करें, आपको किसी शो के अंदर दोबारा बुलाएं और सिक्योरिटी के ऊपर भी गुफ्तगू करें, क्योंकि शो का वक्त कम है। तो वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग जबरदस्त होनी चाहिए। जनाब, मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से, जबकि ड्रेसिंग जो है वो आर्ट ऑफ कैमो यानी सायरा मॉल लोअर ग्राउंड फ्लोर पे उनकी शॉप मौजूद है। अगर आप चाहते हैं फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेसिंग करें तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जाके वहां पे सिटी 41 के मॉर्निंग शो का नाम लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको गेन करनी चाहिए। और फातिमा ने भी आज ड्रेस काफी अच्छा पहना है। फातिमा, आपका ड्रेस कहाँ से? चलें, थैंक यू सो मच हनान। एंड ऑफ कोर्स मेरा जो ड्रेस है वो MTJ की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि MTJ की एक नई ब्रांच सिर्फ और सिर्फ फैसलाबादियों के लिए फैसलाबाद में खोली गई है, चेनवन रोड के ऊपर। एंड आपको पता है लास्ट वीक वहाँ पे बहुत जो है सेल्स भी लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर जा भी रहे थे। एंड काफ़ी अमेजिंग उनकी कलेक्शन है। और अब ईद का वक्त करीब आता जा रहा है, तो जी आप लोग लाजमी तौर पे जल्दी से जाएं चिनवन रोड के ऊपर MTJ पर, वहाँ पर जाकर उनकी ईद कलेक्शन को चेकआउट करें। और उसके अलावा आपको पता है उनकी वसी रेंज है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कुर्ता स्पेशली मेरा जो समर में होता है कि लाइट वेट कुर्ताज हों जिनके ऊपर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हुई हो बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो लाजमी तौर पे। और MTJ की कलेक्शन में मुझे लाजमी तौर पे ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिसकी वजह से हनान आपको पता है जब हम MTJ गए भी थे तो बहुत सारी हमने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग मैंने कर ली थी। और लाजमी तौर पे अब क्योंकि ईद करीब आ रही है तो मेरा प्लान है कि जल्द से जल्द मैं एक दफ़ा फिर चक्कर लगाऊं। तो आप लोग भी जाएं और उनकी कलेक्शन को चेक। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब बात आती है घर की तो कहा जाता है अपना घर जन्नत होता है, और जन्नत के अंदर किचन अच्छा होना चाहिए। किचन के हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर हमारा किचन भी जो है वो फुटाइल की तरफ से सेटअप जो है वो लगाया गया। अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर किचन रेंज रखें, ज़बरदस्त किचन जो है वो तैयार करें, इंटीरियर के हवाले से आजकल की ख़वातीन काफ़ी कॉन्शियस होती हैं और उनकी कोशिश होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें जो है वो अपने घर के अंदर फिट की जाएँ। तो आप भी बाज़ार में जाएं, बाज़ार में जाके मुख्तलिफ आउटलेट से आप फुटाइल किचन रेंज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, जिससे आपके घर की खूबसूरती को चार चांद भी लग जाएंगे। बिल्कुल है ना। और आपको फुटाइल के मैं माइक्रोवेव के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ कि रेडिएशन उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। आई थिंक माइक्रोवेव्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हम चाहते हैं कि रेडिएशन और हमारी हेल्थ जो है लाजमी तौर पे उसका ख्याल रखा जाए, लेकिन ये काम फुटाइल ने आपके लिए बहुत बहुत आसान कर दिया। उन्होंने मेक श्योर किया है कि उनकी जो रेंज है उसके अंदर किसी भी तरह की रेडिएशन या हार्मफुल कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपकी सेहत को इफेक्ट कर सकती है। और उनका जो बर्नर हनान इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल ट्रेंडी और स्टेट ऑफ द आर्ट बर्नर है, जिसे 2 मिनटों के अंदर जो है वो बर्न हो जाता है, यानी कि आपको बहुत टाइम नहीं लगाना पड़ता है और आपका खाना जो है वो जल्दी जल्दी से तैयार भी हो जाता है। और बेकिंग ओवन की भी हनान आई थिंक एक बात है कि जब भी आप रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं तो रीज़न उनका खाना इतना अच्छा होता है बिकॉज प्रिसाइज होते हैं उनके ओवन। लेकिन फुटाइल ने किचन आपके घर का जो किचन है उसके अंदर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है कि आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, बिकॉज प्रिसीजन आपको मिलेगा। जो टेम्परेचर आप सेट करते हैं लाजमी तौर पे उसी टेम्परेचर पे आपका खाना कुक होगा, जिसके बाद टेस्ट तो फिर अमेजिंग होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि जब भी आपके घर का किचन डिज़ाइन किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि इंटीरियर के अंदर ही चीज़ों को फिट कर दिया जाए। जैसे माइक्रोवेव ओवन को जो है वो इंटीरियर के अंदर ही फिट कर दिया जाता है, तो यूँ महसूस होता है कि एक बेहतरीन तरीके से आपके किचन को जो है वो मैनेज किया गया है। तो हमारी तो पसंद फुटाइल है। अगर आप भी बाज़ार में जाएं अपना नया घर बनाएं तो उसमें फुटाइल का किचन जो है वो इंस्टॉल करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, अब खानों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और जब भी बात करता हूं तो मेरे मुंह में पानी का नायग्रा फॉल जो है वो बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि लजीज खाने किसे पसंद नहीं, और फैसलाबादी हो चस्कोरे ना हो ये तो हो ही नहीं सकता जनाब। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़बरदस्त से खाने जो है वो घरों के अंदर तैयार करें तो उसके लिए एक सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो भी किसी भी खाने की लज्जत का राज बताया जाता है वो होता है उसका कुकिंग ऑयल। अगर आपका कुकिंग ऑयल बेहतरीन है तो उससे आपके खाने की लज्जत को जो है वो दोबारा किया जा सकता है। जी हाँ, हमारा इंतखाब है सहर कुकिंग ऑयल, क्योंकि सहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगा दिए जाएं जनाब। और इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है।
हनान, अब मुझे पूछना पड़ेगा, आपने इतनी तारीफ तो कर दी है कुकिंग ऑयल की, लेकिन आज हमारे किचन में खाना क्यों नहीं बन रहा? किचन में खाना जनाब इसलिए नहीं बन रहा, आज हमारा शेफ यूके हमें धोखा दे गया, हमें छोड़ गया अकेला, इसीलिए मैं और फातिमा अकेले यहाँ पे खड़े हैं और सिर्फ हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, बना नहीं। सैडली हम सिर्फ सोच सकते हैं और सिर्फ बात कर सकते हैं। और शहर कुकिंग ऑयल में ऑफ कोर्स हमारा आज बहुत दिल था कि हम आप लोगों के लिए एक मजेदार सी डिश जो है उसको तैयार करते, लेकिन सैडली शेफ यूके जो हैं आज नहीं आ सके हैं यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, अब कुछ किया नहीं जा सकता, बस यही है कि हम इंतजार करेंगे कि वो कब आए और शहर कुकिंग ऑयल के अंदर मजेदार सी कोई डिश हमें बनाकर खिलाएं, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और हनान और मुझे एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोगों की कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो लो कैलोरी हो लाजमी तौर पे, और शहर कुकिंग ऑयल से लाजमी तौर पे हमें वही मिलता है, खाने का टेस्ट भी होता है, जायका भी होता है, हेल्दी भी होता है और लो कैलोरी भी होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ए डी ही जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन खाना बनाएं, उसके लिए आपका इंतखाब शहर कुकिंग ऑयल होना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस है, हर एक की कोशिश होती है कि वो फिट दिखे और फिट दिखने के साथ साथ अपने स्टेमिना को भी इंक्रीज करे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आजकल हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही हैं। खासतौर पे अगर बात करें लोअर बैक पेन की, तो ये एक ऐसा अमल है जो कि दिन ब दिन ऐसे इसके पेशेंट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या अवामिल हैं जो कि लोअर बैक पेन पे असरअंदाज होते हैं और कौन सी वो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं अगर हम करें तो अपनी लोअर बैक पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे आजकल के नौजवान हैं जो कि अपने डोले शोले ज़रा बड़े बनाना चाहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि टी शर्ट्स पहनी हुई फिट लगें आपको। मेरी भी यही ख्वाहिश होती है, लेकिन वो किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये वक्त ही नहीं होता कि वो जिम जा पाएं, तो आज खास तौर पे इस स्पेशल सेगमेंट का हम एहतमाम आपके लिए कर रहे हैं कि घर पे बैठी घरेलू खवातीन और इसके साथ साथ ऐसे वो मर्द हजरात जो कि जॉब से ज़रा थके आ रहे आते हैं या फिर बिजनेस से थके आ रहे आते हैं, तो घर पे कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे वो अपने आप को फिट दिखा के लोगों को इम्प्रेस कर सकें और क्वालिटी लाइफ जो है उसे जी सकें। तो आज इसी मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमने दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे फैसलाबाद के बहुत मशहूर फिटनेस ट्रेनर है और यूके से सर्टिफाइड है, और उनके साथ साथ मोहम्मद इस्मान है हमारे साथ, ये भी फिटनेस ट्रेनर है और मलेशिया से सर्टिफाइड है। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। बिलाल साहब की तरफ चलेंगे, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज उनके साथ करते हैं। बिलाल साहब, लोअर पेन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे नौजवानों में भी इवन अब आना शुरू हो गया है। आप क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी हैं, जिम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो कि लोअर बैक पेन के प्रोसेस से गुजरे होते हैं, और ये कहा जाता है जब भी पेन हो लोअर बैक तो आप जिम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, पेन बढ़ जाती है। कितनी सदाकत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसमें आवाम के लिए एक तो अवेयरनेस भी है और बहुत सारे लोगों में दिन ब दिन ये लोअर बैक की पेन बढ़ रही है। ये सिर्फ जिम के अंदर नहीं है, ये तो घरों में भी शुरू हो गया लोगों को। आपने थोड़ी सी हैवी चीज़ उठाई है, लोअर बैक का मसला शुरू हो गया आपने, हत्ता कि कुछ आपने 2 से 3 साल का बच्चा उठाया है, लोअर बैक की पेन शुरू हो गई। मसलन आपकी लोअर बैक कोर बॉडी जो आपके मसल है वो इतने वीक हो गए हैं कि हर तीसरा चौथा बंदा इस पेन का शिकार दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है। इसकी जो चंद एक एक्सरसाइज है, अगर आप सिर्फ आप जिम में नहीं घर में भी बल्कि ऑफिस में, पार्क में, एक हत्ता कि आप अपने ड्राइंग रूम में भी आप करके इन जो पेन है इनसे आप बच सकते हैं। इसमें जो चंद एक एक्सरसाइज है, मैं सुमान मेरे साथ हैं, हम आपको फिजिकली करके बताएंगे। यानी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, आप मेडिकेशन के बगैर भी लोअर बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। जी, मेडिकेशन है, इसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसको कहते हैं हम स्पोर्ट्स मेडिसिन है। मसलन इसमें आप बेसिकली होता क्या है कि आपके जो कोर बॉडी के मसल्स हैं, लोअर बैक के मसल्स हैं, वो होते हैं वीक, जिसकी वजह से आपकी ये लोअर बैक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब हम ये कोई 5-6 एक्सरसाइज हैं, अगर आप इनको करना शुरू कर दें तो आपकी जो लोअर बैक के मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और इस तरह आप लोअर बैक की जो पेन है उससे बच सकते हैं। यानी एक्सरसाइज इन तमाम चीजों का हल है, इन तमाम चीज़ों। इसमें जरूरी नहीं कि आपने मेडिसिन लेनी है, कोई पेन किलर लेनी है। आप 4-5 दिन करें,
उसका बेहतरीन और फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए जो उसका हल है वो एक्सरसाइज के साथ क्या ही है। ये सारी एज के लोग कर सकते हैं? जी जी, इसमें हर एज का बंदा एक्सरसाइज करके अपनी जो लोअर बैक की पेन है उसको बेहतर कर सकता है। बिल्कुल जी, उस्मान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। उस्मान यार, डोले शोले मैंने आप जैसे बनाने हो तो क्या करूं मैं, किस तरह से एक्सरसाइज की जा सकती है? बेसिकली एक तो चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। हमारे लोग जिम जाते हैं 10 से 15 दिन, तो उनको लगता है कि 10 से 15 दिन में वो चीज़ें अचीव कर लेंगे, तो आपको टाइम देना पड़ता है। फिर दो चीज़ें हैं, एक आपकी डाइट है, दूसरी आपकी एक्सरसाइज है। तो आप जिम में तो 45 मिनट से 50 मिनट तक होते हैं, वो आपका एक एंड है। आपको न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है। तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ी फेमस कोट है कि बॉडी आपकी जिम में नहीं बनती है, किचन में बनती है। हाय, क्या बात है। तो आपको अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन जो है वो आपको और अगर अच्छी- चीट मील्स तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, सबको चीट मील्स मतलब लेने पड़ बेसिकली जाते हैं। चीट मील्स तब होते हैं, जो मेरा मानना है, जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। हाँ। आप एक बॉडी को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, जैसे हमें मेंटेन करनी है, हम चीट कर सकते हैं। अब एक उस लेवल पे आए ही नहीं है। हाँ, शुरू में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटली आप सिक हो जाते हो सेम फूड रूटीन से। तो बेसिकली जो आपका डाइट प्लान या न्यूट्रिशन प्लान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इजी टू ईट हो। तो आपका न्यूट्रिशन प्लान क्या है, क्या खाते हैं आप पूरे दिन में? बेसिकली मेरी ज़्यादातर डाइट जो है वो बेक्ड है। वो बेक्ड होती है या स्टीम होती है। जैसे कि स्वीट पोटैटोज हैं, वो आपके हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स इंडेक्स में आते हैं, उसके अंदर आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। तो वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप उनको बॉयल कर लें या उसको बेक कर लें, उसके ऊपर आप बेशक थोड़ा खट्टा भी डाल लें। यूजुअली आपका ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट होता है ओटमील और अंडे होते हैं और थोड़ी सी हनी होती है। तो बेसिकली ये वेरी करता रहता है। अच्छा, ही वैसे चीज़- ही ये भी routine एक रहता है। आर्ट है पूरी कि मजेदार मील ना होने के बावजूद भी उसे मजेदार चीजों के साथ, जैसे आपने हनी ऐड कर लिया अभी, जी। एग्स का जो है आपको जो बेसिकली जो गलत चीजें हैं ना, उनके अल्टरनेट ढूंढने हैं हेल्दी चीजों के अंदर। आपको सिंपल शुगर्स नहीं लेने, जो टेबल शुगर्स हैं, उसका अल्टरनेट आप हनी कर सकते हो। तो ऐसे आपके बैड कार्ब्स हैं, उनको आप रिप्लेस कर दो अच्छे कार्ब्स के साथ। आपने बेकरी नहीं खानी, जस्ट लाइक रोटी की बजाय आप ओट्स यूज कर लें या ब्राउन राइस यूज कर लें। होल ग्रेन्स के ऊपर रहें बेसिकली ज्यादातर, मल्टीग्रेन्स, होल ग्रेन्स। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कम खाना है या ज्यादा खाना है। डाइट का मतलब ये होता है कि रिच न्यूट्रिएंट्स जो फूड है ना, जो फूड मैक्सिमम न्यूट्रिशन दे आपकी बॉडी को जाके। आपको प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर्स, कार्ब्स, हर चीज चाहिए। आजकल एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि आप कीटोजेनिक डाइट पे चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो बेसिकली एक बैलेंस और आप भी मॉडरेट कर डाइट लेते चाहिए। हैं इस तरह से अपनी जी। बॉडी को। बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, ये बताइएगा जरा कि एक प्रॉपर आप बॉडी को मेंटेन रखना, हमारे आजकल के लड़कों को खास तौर पे मैं बात करूंगा, ये सेंस उसमें होती है कि यार डोले बड़े कर लेने हैं, चेस्ट बड़ी कर लेनी है, लेग्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, पेट पे ध्यान नहीं दिया जाता, और पेट भी बाहर निकला होता है, लेग्स छोटी छोटी होती हैं लेकिन डोले शोले बन गए होते हैं। इस पे ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि जब आपने ट्रेनिंग करनी है तो क्या प्रॉपर ओवरऑल बॉडी की करनी चाहिए या अपने मनपसंद बॉडी पार्ट को इंक्रीज करने के लिए जस्ट उसकी एक्सरसाइज करते रहें? इसमें हनान साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। आप ये 5 कंपोनेंट ऑफ फिटनेस है ना, इनको अचीव करते हैं, देन जाके आप फिट होते हैं। सिर्फ एक बहुत बड़े साइज का आपने डोला बना लिया या बहुत बड़े साइज के आपने लेग को तैयार कर लिया, ये फिटनेस नहीं है। फिटनेस में सबसे पहले आपका कार्डियो आता है, आपके हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ये मसल्स हैं आपके। देखिए ना, पूरा दिन 24 घंटे कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। तो बॉडी में आपका हार्ट जितना एफिशिएंट होगा उतना ही आप डॉक्टर से बचते हैं, उतना ही आप मेडिसिन से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्डियो आता है। कार्डियोवास्कुलर में आपका हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स इंप्रूव होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी इंड्योरेंस, चौथे नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी, पांचवें नंबर पे आपकी बॉडी कंपोजिशन, आपकी बीएमआई, जी बीएमआई, आपका वेट आपकी हाइट के मुताबिक हेल्थी होना अगर चाहिए। किसी ने स्टार्ट करना, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए, जो घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये इन्फॉर्मेटिव रहे और वो आसानी से फॉलो कर सकें जो आप बता रहे हैं। तो अगर कोई घर पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, अभी बिल्कुल उनका बिगिनर्स लेवल जिसको बोलते हैं, तो उनको किस चीज़ से शुरू करनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है, कार्डियो बिल्कुल अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें वो बिल्कुल एक अलग सेक्शन में चला जाता है। तो शुरू करना हो अगर किसी ने, तो वो कौन सी एक्सरसाइज से शुरू करें? आज पहले होता था कि जिम आपके कोई इतने खास नहीं थे पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप देखा जाए कुछ 5-10 सालों में फिटनेस इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की है। अमेरिकन मशीनें आई हैं, यूके की मशीनें आ गई हैं,
कार्डियो में आप देखें, एक बंदा कश्ती चलाना चाहता है, वो किधर, वो समुद्र में या दरिया में जाएगा कश्ती, अब तो वो उसकी उन्होंने एक रोइंग मशीन बना दी है, ठीक है। स्केटिंग करना चाहता है, उसकी उन्होंने एक मशीन बना दी है, ठीक है। रनिंग करना चाहता है, मशीन बना दी उन्होंने। स्टेयर पे ऊपर चढ़ना चाहता है, उन्होंने स्टेयर की मशीन बना दी है। तो अब बहुत सारी फिटनेस ने बहुत सारी मशीनें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं कि आप जिम में जाके ये चीज़ें, उससे बंदे का एक तो मोटिवेशन लेवल अप रहता है, ठीक है। अगर कोई गलत बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, उधर ट्रेनर अवेलेबल होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारी आवाम के पास अगर टाइम नहीं है, तो बेहतरीन एक्सरसाइजें उसमें सबसे पहले बिगनर एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें कार्डियो की आ जाती हैं। घर में सीढ़ी होती है ना, आप स्टेपिंग शुरू कर दें, स्टेपिंग टाइम चलाएं आप 15 मिनट का, एक फर्स्ट स्टेप ले लें, उसके ऊपर चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। बहुत ही अच्छी कार्डियो की एक्सरसाइज है। 15 मिनट करेंगे, आपका सांस भी फूलेगा, आपकी हार्ट बीट भी शूट करेगी। 15 दिन बाद वो आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ जंप रोप कितनी असरदार हो सकती है? जंप रोप हर बंदा नहीं कर सकता, स्टेपिंग तो हर बंदा कर सकता है, बेशक वो छोटी एज का है, मीडियम का है, वो उसकी एज बेशक वो सीनियर सिटीजन में आए थे, वो भी स्टेपिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। जो स्कीपिंग रोप है उसको टाइम लगता है, वो नौजवान नस्ल कर सकती है, लेकिन जो आप जी और किसी को अगर बैक प्रॉब्लम्स या क्रैम्प्स हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। जी जी। अच्छा, गोल्स भी होते हैं ना जिम में, जब कोई शख्स आता है अपने गोल्स बताता है कि भाईजान मैंने मसल बिल्ड करना है, मैंने एब्स क्लियर करने हैं, मैंने वेट गेन करना है या मैंने वेट लॉस करना है, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि जिम में आके करना चाहिए सबसे पहले? और आपकी बॉडी फिजिक को देखते हुए, जैसे अगर कोई मोटा शख्स है, उसने फैट लॉस करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? जी जी। या अगर कोई पतला है तो उसे क्या रिकमेंडेशन आप देते हैं? मसल को कितनी प्रेफरेंस देते हैं, ओवरऑल फिटनेस को कितनी प्रेफरेंस देते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बंदा जिम में आता है ना, सबसे पहले तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं, उसका कार्डियो लेवल, उसका कार्डियो का टेस्ट लेते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं प्रॉपर। एक उसका होता है फिजिकल टेस्ट, वो फिजिकल टेस्ट उसका लेते हैं, फिर उसका हम BMI निकालते हैं, उसका वेट, उसका हेल्थी वेट है कि अंडर वेट है या ओवर वेट है या ओबीज में आ रहा है। जब हम सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर उससे उसके हम डिस्कस करते हैं उसके गोल के ऊपर कि उसका क्या गोल है। अगर तो वो ओवर वेट में आ रहा है, तो ओबीज में है, तो हम उसको फिर वो वाली एक्सरसाइज कराते हैं जिससे उसका वेट लॉस हो उसमें। लेकिन हम देखते हैं उसकी हार्ट बीट हमने चेक की होती है, अगर उसकी हार्ट बीट होनी चाहिए 60 से 80 नॉर्मल बंदे की। अब हम मेजरमेंट करते हैं, लोगों की असेसमेंट करते हैं, तो लोगों की हार्ट बीट ही 100, 110 मतलब टू मच। 60 से 80 होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी तो 45, 50, 55 ये होती है। जो स्पोर्ट्समैन आपने जितनी हार्ट बीट बताई है, यकीनन ज्यादातर लोगों की इतनी ही होती है, 100 प्लस की होती है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यही वजह है कि लोगों में जो फिजिकल एक्टिविटी है बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। लोग पहले हैरान भाई, लोग सारा साइकिल पे जाते थे, वॉक थी, काम पे जाना है साइकिल पे जा रहे हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत परचेजिंग करनी है, वो कहते हैं चले वॉक हो जाएगी, पैदल ही चलते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी खत्म है। अब आप देखें हर लेवल का बंदा है, अगर मीडियोकर है, उसके पास बाइक आ गई है, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है तो वो थोड़ी सी मेहरान गाड़ी इस तरह की रख लेता है। अगर वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है वो फिर गाड़ी, मसलन वो हर बंदा मोटर बाइक पे आ गया, जिससे की वजह से आपकी बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, जिसकी वजह से हार्ट आपका पंप ही नहीं कर रहा है जब आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स हम और भी डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं स्पेशली हेल्थ को लेकर, और आपकी फिजिकल हेल्थ हम चाहते हैं बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ऑफ कोर्स आपकी फिजिकल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप लोग सब बहुत फिट और तंदुरुस्त रहें, इसलिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिटनेस ट्रेनर्स, जिनके साथ डिफरेंट तरह के एक्सरसाइजेस आपको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी क्योंकि आई थिंक सब लोगों को शौक हो गया है कि सोशल मीडिया के लिए थोड़ी अच्छी तस्वीरें आएँ और उनकी जो बॉडी है वो बिल्डअप हो लाजमी तौर पे। तो मोहम्मद उस्मान जो हैं ऑलरेडी पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं, और वो बाइसेप्स की कुछ एक्सरसाइजेस जो है हमें बताएंगे। साथ साथ मोहम्मद बिलाल जो कि ऑफ कोर्स फिटनेस ट्रेनर हैं, यूके सर्टिफाइड भी हैं, वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें साथ साथ देते रहेंगे कि कितनी रेपिटेशंस आपने करनी है। तो जी मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो एक्सरसाइज अभी बाइसेप्स के हवाले से बता रहे हैं वो किस तरह से की जा सकती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताइए। जी हम करने लगे हैं, इसको कहते हैं बारबल कर्ल, ठीक है। ये इसका जो मेन मसल का टारगेट वो बाइसेप्स कर्ल है। उस्मान करो बाइसेप्स कर्ल।
अब इसमें लोग करते क्या है, लोग इसमें गलती करते हैं, लोग झर्क देते हैं, ठीक है ना। इसमें झर्क नहीं देना, बिल्कुल कांस्टेंट आप सीधा करें, ठीक है। कमर बिल्कुल आपकी स्ट्रेट है, आपने स्टार्ट करें। बेसिकली अगर आपने अपने कोर के ऊपर खड़े होना, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी फोर आर्म की मूवमेंट है। लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिलाल साहब मैं आपसे लाजमी तौर पे सवाल करना चाहूंगा, लोगों की कोशिश होती है वेट ज्यादा उठाएं, उसकी वजह से झटके मारते हैं। उसकी वजह से फिर आपका पहले जो सवाल था कि लोगों में लोअर बैक का पेन कुछ शुरू हो रही है, वही वजह है कि लोगों जब जर्ग लेते हैं उसकी वजह से लोअर बैक में पेन शुरू हो जाती है। अब इसमें आपने बिल्कुल कॉन्स्टेंट खड़े रहना है आपने, ठीक है। इसको बाइसेप्स कर्ल कहते हैं, ये आपके बाइसेप्स को हिट करती है। इसमें आपने 10 से 12 की रेपिटेशन होती है। अगर एडवांस है तो वो वेट ज्यादा कर सकता है। कितनी बिगनर दफा आपने ये रेपिटेशन करना है? इसकी रेपिटेशन 10 से 12, 8, 10, 12, जैसे जैसे आप वेट ज्यादा करते रहेंगे रेपिटेशन कम होती जाएगी। क्योंकि सेट्स के हवाले से अगर बात करें तो एक दफा 8 से 10 आप या 8 से 12 आप कर रहे हो, तो 8 से 12 के कितने सेट्स आपको करने चाहिए? क्या एक दफा बस 8 से 12? 3 सेट हो गए। 3 set। सेट 3 सेट हो गए। हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट होते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप 3 सेट करें। सही। अच्छा, इससे अगली एक्सरसाइज कौन इससे सी? जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, ये बाइसेप्स की थी, हम ट्राइसेप्स के साथ करेंगे। ठीक 2 है। मसल आज हम आप ऑडियंस को बता रहे हैं कि हम 2 मसल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें बाइसेप और ट्राइसेप्स है। Basically- इसमें ये डंबल एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको आपने डंबल को इस तरह ऑल्टरनेट पकड़ लेना है आपने, और मैक्सिमम ऊपर लेके आना है। 1 सेकंड ऊपर होल्ड करना है। लोग करते क्या है, तेज तेज लगाते हैं, तेज तेज नहीं लगाना है इसको। और ये किन एरियाज को टारगेट करें? ये ट्राइसेप मसल्स को आपके, ट्राइसेप जी। इसमें आपने 1 सेकंड होल्ड करना है, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर स्लोली गो डाउन। इससे बैक मसल्स पे भी, अपर बैक के जो मसल्स हैं उनका भी इसमें जो सेकेंडरी मसल है आपका शोल्डर है, शोल्डर मसल्स। जी जी। ठीक है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी? इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, पहले हमने बाई की बाइसेप्स की, अब ट्राइसेप्स की, फिर हम बाइसेप्स की करेंगे। इस तरह हमारे दूसरे यानी अल्टरनेट होगा इसका। जी जी, इस तरह दूसरे मसल को रेस्ट मिल जाता है। बाइसेप्स कर लगाएंगे डंबल के साथ। ठीक है। इसकी भी रेपिटेशन जो होगी वो 10 से 12 की होगी। उस्मान के तो डोले शोले काफी बने उस्मान हैं। उस्मान माशाल्लाह। डाइडिया तो वैसे काफी फिदा होती होंगी आप पे। मुझे 13 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। अरे क्या बात है, क्या बात। ठीक है ना। इसमें भी आपने बिल्कुल सीधा रहना है, ठीक है। बॉडी को मूव नहीं करना, एल्बो आपकी फिक्स होगी, जस्ट फोर आर्म आपकी मूव होंगे जस्ट, ठीक है ना। लोग करते हैं कि एल्बो भी मूव हो रही होती है, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, झूले ले रहे होते हैं, वो काम नहीं करना। एल्बो आपकी फिक्स होगी, ठीक है, जस्ट फोर आर्म आपकी मूव होगी पास। वेट चाहे कम उठा ले लेकिन एंगल जी जी, बेसिकली आपने मसल मूव करने हैं, आपने वेट मूव नहीं करना। जी। 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप वेट मूव करेंगे, आप जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप मसल मूव करेंगे तो आप मसल के ऊपर इनफ टेंशन आएगी। अब इसके साथ हम जो चौथी एक्सरसाइज है हमारी, वो ट्राइसेप पुशअप्स है, ठीक है। अच्छा, ट्राइसेप के पुशअप्स भी होते हैं? जी, इसको डायमंड पुशअप्स भी कहते हैं। डायमंड पुशअप्स, ये बड़े कीमती पुशअप्स हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है। जी। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपने बिल्कुल कमर सीधी रखनी होती है, क्लोज ग्रिप होती है इसकी, ठीक है। ठीक है। सामने देखना है उस्मान, ठीक है, एल्बो साथ। अच्छा, बिल्कुल। इसमें हाथों को क्लोज कर लेना है, जी जी। बजाय इसके कि ज्यादा खोल के। वो फिर जब आप वाइड कर देते हैं, हाथों को ज्यादा खोल देते हैं, फिर वो chest चेस्ट के- के ऊपर फोकस करता है। अब देखिए उस्मान का माशाल्लाह ट्राइसेप कैसे एक्सटेंड हो रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। ये वो एक्सरसाइज है जो आप घर में भी कर सकते हैं, जिम में भी कर और सकते क्या हैं। ये बिकॉज ऑफ कोर्स ट्राइसेप्स बिल्ड करने के लिए तो नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल लड़कियां कोई करना चाहती हैं या जो खवातीन है वो करना चाहती, तो इनमें कोई ऑल्टरेशंस थोड़ी बहुत करके क्या जी जी, खवातीन भी कर लड़कियों से तो ये होना नहीं है, ये बड़ी टफ एक्सरसाइज है, लेकिन उसका जो हल है वो नी हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा वो कि नीज कोई के ऊपर alternate लगाएंगे, है। वो नीज के ऊपर अगर आप लगाएंगे। फीमेल हैं तो आपको अपनी बॉडी हवा में रखने की जरूरत नहीं है। आप नी टच करके हाँ। तो आप इसको ऐसे परफॉर्म इसे कर कहते हैं हम नीज पुशअप्स। वो उसमें आपका वेट 50% कट ऑफ हो जाता है, वो नीज के ऊपर रहता है ना आपका वेट। बिल्कुल। और क्योंकि आपको पता है कि आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में भी खवातीन बढ़ चढ़कर जो है लड़कियां स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रही हैं, और आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपको बॉडी आपकी जो है वो फिट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप नहीं, अगर अच्छा खवातीन किया के लिए आपने। भी लाजमी तौर पे कोई ना कोई बेसिकली बॉडी वेट की एक्सरसाइज लड़कियां भी परफॉर्म कर सकती हैं। ये आपको हेल्प करती है बॉडी टोनिंग के अंदर। तो वेट्स भी जो है ना वो आपको बल्क नहीं करते, क्योंकि मेंस और फीमेल के जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं बिल्कुल, उनका बिल्कुल। डिफरेंस होता है। हाँ जी। ये हमें बल्क अप करेगी, आपकी बॉडी टोन अप ही करेगी। अच्छा, टोन अप करेगी और जी। वो एक नेचुरल आप हाँ, कह रहे हैं क्योंकि हमारी वो मेल्स में absolute टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल्स जी। में एस्ट्रोजन होता जी, है, ऐसे ही। तो इसकी वजह से थोड़ा ना फिजिकल चेंजेस हाँ। जो वो आपकी सेम नहीं आएंगी, मेंस और वाली नहीं उस्मान, आएंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी ये जो फिटनेस जर्नी शुरू की थी, तो क्या कोई आपकी इंस्पिरेशन थी? क्या आपने कोई किसी एक्टर को या किसी को सोशल मीडिया पे, तब तो सोशल मीडिया होता नहीं था, कोई एक्टर था आपको पसंदीदा कि आपने कहा जी मैं इसको एक्टर इसकी तरह बेसिकली मैं जब मलेशिया में हुआ तो पाकिस्तान में थे तो स्पोर्ट्स वगैरह करते थे, फुटबॉल क्रिकेट। तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं,
तो मैंने उसे बोरियत दूर करने के लिए जिम ज्वाइन किया था, चलो 2-3 घंटे कट अच्छा। जाएंगे। अब वही प्रोफेशन आपका बन गया। तो बिलाल साहब बाद में मेरा- एक्सरसाइज के हवाले से इसमें जो हमारी, प्रोफेशन के अंदर इसमें जैसे जो थर्ड एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, वो हम प्रीचर का लगाएंगे। ये इसके लिए एक तो बेंच के ऊपर लगाते हैं, अगर बेंच आपके पास अवेलेबल नहीं है आप नीज के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, घर ठीक। में है। ये देखें 2 डंबल हैं, एक बारबल, आप घर में भी ये एक्सरसाइज कर तो सकते हैं। बेसिकली आपने यहाँ आना है, कोर एंगेज इसमें कोशिश आपने करनी है चेस्ट लिफ्ट रखनी है, ठीक है, सामने देखो, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा नीचे लेके आओ उसको, ठीक है। बार जो आपकी ये फोर आर्म से ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो अंडर अपर बाजू है आपका, ये आपके नीज के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। ये देखें प्रॉपर आपके बाइसेप्स को हिट कर रहा है, ये बिल्कुल। बाइसेप्स कर्ल कहते हैं। और क्या ये दूसरा आपके गन। थाइस को भी टोन अप करेगा या ये सिर्फ नहीं, ये नहीं, ये इसमें क्योंकि पोजीशन अगर आप बेंच पे करते हैं फिर थाइस में इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल नहीं, जिस तरह होती, से लेकिन उन्होंने जब किया। ये कर रहे हैं ना, हाँ। जैसे ये इसमें आपकी थाई, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग के मसल्स वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इसमें बताने का मकसद ये था कि घर के अंदर अगर आपके पास जी, जी, चीजें ये घर available में। नहीं, आप घर में ये कर सकते हैं। ये घर तो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी? इसमें जो हमारी लास्ट वन एक्सरसाइज है, इसमें वो किक बैक ट्राइसेप्स किक बैक इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें कमर बिल्कुल सीधी रखते हैं आप, ये इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखें, हाथ उधर रखो एक, ये देखें इसने अच्छा, ये भी पूरा लोग मोस्टली जिम के अंदर गलत लगा रहे हाँ। होते हैं, स्ट्रेट खड़े हो। जी जी जी, ये देखें बिल्कुल इसकी बाजू फिक्स है, जस्ट फोर आर्म मूव हो रही है। इसमें जो आपकी कलाई है ना, इसमें वही मूव होनी है पूरी एक्सरसाइज में। और ये भी एंगल अगर किस तरह से, मतलब आई थिंक थोड़ा सा बस आपने बेंड होना है, ज्यादा थोड़ा सा बेंड होना है। बेसिकली आपने कोर एंगेज करके ना, Core कोई भी engage एक्सरसाइज है आपकी कोर एंगेजमेंट बहुत मैं चाहती इंपॉर्टेंट हूँ है। कि स्पेशली जो लोग बिगिनिंग में हैं बिल्कुल अपनी जर्नी के एक्सरसाइज की, तो ये कोर एंगेज करना, आपको कैसे पता आपका कोर एंगेज हो रहा है? बेसिकली जब इसके अंदर ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जब आप किसी भी चीज को प्रेस करते हैं या स्क्वीज करते हैं मसल को, तो आप ब्रीद आउट करते हैं, सही, तो उसके आपके कोर के मसल जब स्क्वीज होते हैं तो आपको फील होता है। स्क्वीज होते हैं तो आपको जी। फील हो जाता है कि जोर हाँ, लग रहा होता है exactly, आपका। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई एक्सरसाइज? जी जी, इसमें मैं चाहता हूँ कि हम क्योंकि हमें पूरा फैसलाबाद बल्कि बाहर से मुल्क को भी लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानी, वो उनकी फरमाइश थी कि आप पूरा बाइसेप ट्राइसेप का हमें गाइड कीजिएगा। इसमें ना भी जो हमारी 7 एक्सरसाइज है ना, इसमें होल्ड करेंगे हम, होल्ड करें सामान इसको आप 30 सेकंड 45 सेकंड, इसमें आपने पोजीशन ये होगी आपकी, थोड़ी सी बाजू आगे ले आओ, थोड़ा सा ऊपर, बस। ये देखिए अब ये सिर्फ पूरी एल शेप में लाना है। जी जी, ये एल शेप में आ जाएंगे आप। ये इसे कहते हैं स्टैटिक एक्सरसाइज, इसमें कांस्टेंट रहना, आपने मूव भी नहीं कुछ कर रहा। अब इसका जो डीप टिश्यू है, फाइबर है, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पेनिट्रेशन अंदर तक होगी। जी जी, अब ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप सारी एक्सरसाइज करने के बाद ये एंड पे ये कर लेते हैं, कोई कमी पेशी रहती है आपके बाइसेप ट्राइसेप मसल्स में, इसने पूरी कर देनी होती है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि 45 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट आपने होल्ड करना है। ये डिपेंड करता है कि बंदे बिगिनर है, एडवांस लेवल का या मीडियम लेवल का है। बिल्कुल। इसमें आखिरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो स्कल क्रश है। हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा अगर हम ये 8 एक्सरसाइज कर लेते हैं बाइसेप ट्राइसेप्स का। सुभान लेटो। ठीक है जनाब, ये ये- लास्ट एक्सरसाइज है जो कि बाइसेप ट्राइसेप के लिए आप घर पे बैठे कर सकते हैं। जी जी जी, तो ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज होगी, ये जो अभी कर ट्राइसेप्स रहे की हैं। होगी। ये इसमें देखें, ये बारबल, इसको ट्राइसेप्स स्कल क्रश कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरह से लिए जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी जो घर पे लोग इस वक्त देख रहे हैं वो इसको ट्राई करें और अपने आप को हर्ट कर लें या उनको चोट लग जाए, तो किस तरह से अपने आप को बचा कर ये किया जा सकता सबसे पहले इसमें एंगल आप वेट कम रखेंगे, ठीक है। जैसे ये 20 kg है, वो 10 kg से शुरू करें, ठीक है। और इसमें आपने एल्बो जो आपकी फिक्स होनी चाहिए, और जो बार आपकी सर से पीछे ले, इसको कहते हैं स्कल क्रश। मैं सर से पीछे होना चाहिए आपकी बार, माथे के ऊपर नहीं होना चाहिए, सर से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, सही। ठीक है। और बिल्कुल स्लोली लगाना है, और वेट जब आप कम कर लेंगे तो आपको ये हिट नहीं करेगा। सही एंगल सही। भी proper होना जनाब, ये चाहिए। आज की एक्सरसाइजेस बाइसेप ट्राइसेप की पूरी हुई, और हमारे जो हीरो हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं जनाब उस्मान, उनके बाजू अब उस्मान काफी के पंप हो आज गए हैं। बहुत फैंस जो है ना बन गए होंगे और अब बहुत सारे मैसेजेस उस्मान को आने वाले हैं कि हमें भी बता देंगे हम ये एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। बिलाल साहब, आपको कितनी देर होगी? और अगर बात करें यूके से सर्टिफिकेशन आपने हासिल की, वहां पे फिटनेस ट्रेंड कितना ज्यादा है हमारे यहाँ की निस्बत? लाल भाई, उधर मुझे तो 2007 से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मुझे 2013 से मैं शुरू किया मैंने। उसके दौरान मेरा इंग्लैंड का वीज़ा लग गया, मैंने उधर इंग्लैंड में लेवल 2 जो इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 पर्सनल ट्रेनर, उधर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है स्टडी के ऊपर भी और फिटनेस के ऊपर भी, ठीक है। हमारी स्टडी का लेवल, उनकी स्टडी का लेवल बहुत फ़र्क है। कैसे?
जैसे अब हमारे इधर मास्टर के स्टूडेंट हैं, मैंने खुद मास्टर भी किया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं कि वो जो उनकी बुक्स हैं उनको हमने कॉपी पेस्ट करके उर्दू में कन्वर्ट कर दिया या इंग्लिश में, हत्ता कि अभी वो लेवल नहीं अभी हमारे पाकिस्तान में आया जो लेवल उधर का है, क्योंकि वो सारी चीजें ही ईजाद उधर से हुई है। आपका जो एक्सपीरियंस था फिटनेस ट्रेनिंग स्पेशली जब आपने वहां पे जाके की या पर्सनल ट्रेनर के तौर पे आपने ट्रेन किया, तो किस तरह की एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीजें आपको सिखाई गई, किस तरह की ट्रेनिंग जो है आपको प्रोवाइड की गई? बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे अभी तक नाल भाई वो दिन नहीं भूलता। मेरा लेवल 2 का जो सर्टिफिकेशन थी ना मेरी, वो उसमें गोरा था माइकल फिल्प, वो मैं बड़ा इजी पास कर गया। लेवल 3 में गोरी थी, तो उसने ना मेरा वो एग्जाम ले रही थी, गोरा था जिसको मैं ट्रेनिंग करा रहा था, तो उसमें मेन चीज़ वो कहते हैं आप हार्ट बीट उसकी मेजर कर रहे हैं और वो उसकी हार्ट बीट के हेल्थी जोन में रह के उसको ट्रेनिंग करानी है। मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा था, तो उसने कहा इसका हार्ट बीट कितना होना चाहिए वार्म अप पोजीशन में। हम आते क्या है, इधर लोग आते हैं, आते ही एक्सरसाइज शुरू कर देते, वार्म अप भी नहीं करते, ठीक है। अगर आए हैं ट्रेडमिल के ऊपर या रनिंग की, या जाते रनिंग कर देते, वार्म अप नहीं करते। रनिंग नहीं करनी, पहले जाके आप वार्म अप करें। वार्म अप होता क्या है कि आपने अपनी हार्ट बीट का MHR होता है, उसमें एज को आप माइनस करते हैं 220 एज माइनस, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदे की एज है 20, हम 220 को माइनस कर देंगे 20, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। अब 200 में से हमने उसका 50 से 60% उसकी हार्ट बीट को रखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 से लेके 120 तक उसकी हार्ट बीट रहेगी, उस पर रह के वो वार्म अप करेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि वक्त अब कम है। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी और चीज के ऊपर जो है वो सेशन रखेंगे ताकि पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, हमारी नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए सेशन का एहतमाम किया जाए। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया बिलाल आज के शो में आने के लिए। उस्मान आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।